अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कशन लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम वेक्टर्स का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। यानी कुछ एमसीक्यूज हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस की थी, यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये वीडियो एमडीकेट और ईकेट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट में देखकर जाएं ताकि आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट एस हो सके और आप वेक्टर के अंदर अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके अंदर हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे होंगे। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस सेल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। एक फोर्स है जो कि हमें बताई गई है कि उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन है, और वो किस डायरेक्शन में लग रही है? अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई हो रही है। अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई हो रही है तो मैं कह सकता हूँ इसका जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कहाँ है? वाई एक्सिस में है। तो वो हमें कितना गिवन है? 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन बताया गया। इस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्या ये फोर्स एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही है? नहीं, इसका आंसर है नो। तो इस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0। अगर हम मैथमेटिकली देखें इसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं तो हमें बात मालूम है क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी एक्स और वाई कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यानी अगर फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है और एक्स कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ f इंटू कॉस ऑफ थीटा, और f की जगह पर 10 कॉस ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री से पुट कर रहा हूँ क्योंकि मालूम है कि y और x के दरमियान जो एंगल है वो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैंने एंगल 90 डिग्री पुट किया, cos 90 हो जाएगा 0। तो मेरे पास x कंपोनेंट पे फोर्स आ रही है वो 0 न्यूटन आ रही है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला जा रहा है? टू फोर्सेस आर एक्टिंग टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। दो फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन। तो आपको ये मालूम करना है कि अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है तो उनका मिनिमम यानी रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम कब आएगा? रिजल्टेंट मिनिमम उस वक्त आएगा जब ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, यानी दोनों फोर्सेस आपस में कैसी होंगी? अपोजिट होंगी। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर लेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो मिनिमम फोर्स या मिनिमम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमारे पास फोर्सेस होंगी उनको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे और माइनस कर लेंगे। यानी दो फोर्सेस हमने ले ली F1 माइनस M2, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मिनिमम फोर्स या मिनिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। मिनिमम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? एंगल होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और उसको आप फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया मिनिमम फोर्स का, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और किस फॉर्मूले की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, और थीटा जब आपने पुट कर लिया, जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे, सॉरी 180 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? अब देखें cos 180 बराबर हो जाएगा किसके? -1 के। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा F1 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 प्लस F2 स्क्वायर। अभी देखें ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इसको रीराइट करके आप ऐसा मेंशन कर सकते हो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर या रूट और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने का। मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये क्या है आपको मैंने बता दिया, F1 माइनस F2, यानी ग्रेटर में से लोअर वाले को आपने माइनस करनी होगी मैग्नीट्यूड वाइज, और एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। जब भी आपके पास मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज मिनिमम उस वक्त आएगा जब एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, और मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री होना चाहिए। तो खैर इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला जा रहा है टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो ऊपर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एक तो ये मेथड है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस मेथड के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 0 डिग्री पुट कर। और एक जो है एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यानी दो फोर्सेज जो आपको गिवन है उनको आप डायरेक्ट सम अप कर लें। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम मैग्नीट्यूड्स को ऐड अप कर देंगे, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस बार जो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है F1 वो गिवन है 10 और F2 हमारे पास है 15। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल हम मैग्नीट्यूड को ऐड अप कर लेंगे, यानी 10 प्लस 15 कर देंगे, और ये हो जाएगा कितना? 25 न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में आपको करेक्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अगर आप लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे तो फिर आप इस फॉर्मूले की वजह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल 0 डिग्री पुट करके।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला जा रहा है 3 फोर्सेस 9, 12 and 15 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, यानी तीनों पॉइंट जो तीनों वेक्टर्स आपको गिवन है वो एक पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं और जो वेक्टर्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर मौजूद है। आपको क्या मालूम करना है, एंगल बिटवीन 9 न्यूटन एंड 15 न्यूटन बता दीजिए। तो अब देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब है सम ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, सम ऑफ फोर्सेस जीरो होंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। यानी इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको F1 F2 बोल दूं तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी ये अगर मैं इनको बेस और परपेंडिकुलर बना दूं तो ये हाइपोटेन्यूज के बराबर आना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारी कंडीशन फुलफिल होती है यानी, और अगर फुलफिल हो रही है तो हमें 9 और 15 के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है। 9 और 15 के दरमियान एंगल कैलकुलेट करना है। अगर तो ये कैलकुलेट करके पहले चेक कर लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास मैं कह रहा हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से भी सॉल्व कर सकूंगा। तो देखें यहाँ पर आ गया 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये बन गया 225 और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 81 और ये बन गया 144, ये हो गया 144, इसको मैं रेज कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गया 144, ये मेरे पास आ गया 144। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास जो कंडीशन बन रही है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बन रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की बन रही होगी। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने ड्रॉ किया, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आ गया, जो स्मॉलेस्ट वेक्टर है जो कि मेरे पास 9 न्यूटन आ गया। उसके बाद ये मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, हेड टू टेल रूल अप्लाई करूंगा और ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर आ गया जो कि मैंने कौन सा ले लिया, परपेंडिकुलर वेक्टर जो मेरे पास 12 न्यूटन है। अब अगर मेरे पास इनका रिजल्टेंट जीरो होगा क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। इसका मतलब है अब ये जो मेरे पास वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देने, आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से ऑपोजिट कर देंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि मेरे पास आ गया 15 न्यूटन और मुझे ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे देखें इसके अंदर अब मैं सिंपली कॉस अप्लाई कर सकता हूँ, कॉस की कोई भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैं कॉस की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मेरे पास कितना है 9 और हाइपोटेन्यूज कितना है 15। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें कॉस वाला फंक्शन है, इसलिए मैंने कॉस वाला फंक्शन ही इस्तेमाल किया, वरना रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन इसको अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 5, तो ये हो गया 3/5। अब मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो थीटा आ रहा है वो क्या आ गया, वो आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो इसमें एक बात आपने नोटिस करनी है कि जो एंगल बन रहा है वो किसके दरमियान बन रहा है, वो एंगल बन रहा है किसके दरमियान, टेल एंड हेड के दरमियान, टेल एंड हेड ऑफ अ वेक्टर के दरमियान बन रहा है। मुझे जो एंगल कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है बिटवीन टेल्स एंड टेल्स। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर दूंगा। तो इसका मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे, इसको भी आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया और इसको भी लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखिए अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूँ तो ये मैं आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, या इस वाले एंगल को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी। चलें इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, नीचे वाला इरेज कर देते हैं, नीचे वाले को इरेज कर दिया और ये मैंने ऊपर वाला एंगल कैलकुलेट किया। तो बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है किसके दरमियान बन रहा है, बिटवीन टेल्स एंड टेल्स बन रहा है, तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे, अब ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो हमारा एंगल आया है इस एंगल को नाम रख लेते हैं अल्फा, जो हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन है बिटवीन 9 एंड 15 न्यूटन के दरमियान जो एंगल कैलकुलेट करना है यानी अल्फा, वो कैसे आएगा 180 में से हमने माइनस कर लेना, 180 में से क्या माइनस कर लेना है, थीटा हमने माइनस कर लेना है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अब ये कैसे मालूम करेंगे 180 को, हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर लिखेंगे तो लिख देंगे बाय रेडियन, माइनस थीटा लिख दिया हमने cos इनवर्स ऑफ 3/5, तो ये मेरा फाइनल एंगल होगा बिटवीन 9 एंड 15 न्यूटन, जो कि मुझे ऑप्शन सी में सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a b and c are 3, 4 and 5 units respectively if a plus b is equals to c, the angle between a and b will be। तो देखिए आपको तीन मैग्नीट्यूड्स गिवन है, तीन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। ये आपको a गिवन है, a आपको गिवन है 3, a आपको गिवन है 3, a आपको गिवन है 3, तो a की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो a की वैल्यू आपको गिवन है 3, b की वैल्यू आपको गिवन है 4 एंड c की वैल्यू आपको गिवन है 5। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों वेक्टर a प्लस बी करके हम c वेक्टर मालूम कर सकते हैं तो एंगल बताइए। तो अब देखिए इसके अंदर हम रिजल्टेंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एडिशन हो रही है, तो हम वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, 2ab cos ऑफ थीटा, बट यहाँ पर c लिख देंगे r को रिप्लेस कर देंगे c से, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 5 स्क्वायर। रिजल्टेंट हमारे पास है, ये हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 5 होगा। तो ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos ऑफ थीटा।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 25 और इन दोनों को ऐड अप करेंगे यानी ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 2 6 और 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हमने इनको माइनस कर लिया है, 25 में से 25 माइनस कर लिया, ये आ गया 24 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आ गया 0 डिग्री। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस इनवर्स ऑफ 0 कैलकुलेट करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। और 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन। π/2 रेडियन, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री या π/2 रेडियन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन है और आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। ए गिवन है हमारे पास 6, बी की जगह पर हमने लिख दिया 8 और सी की जगह हमने बोल दिया कि वो हमारे पास क्या है 10। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसमें भी हमें एडिशन बोला जा रहा है। सभी एंगल कैलकुलेट करेंगे तो एंगल इसमें 90 या π/2 आ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं तो देखिए बन जाएगा c² = a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अगर पता करो थ्योरम फुलफिल हो रहा होगा तो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा बिटवीन वेक्टर्स। तो खैर इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके। ये बन जाएगा यहाँ पर 10² = 6² प्लस 8² 6² प्लस 8² प्लस 2 × 6 × 8 कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया 100 = 100 प्लस 12 8 × 96 हो गया, 98 6 × कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 0 96 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री के। तो थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 0 के। कॉस इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री या फिर π/2, जो कि ऑप्शन ए में आपको करेक्ट नजर आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला जा रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी ओबे द रिलेशन a + b = a - b एंगल बिटवीन। अब आपको क्या मालूम करना है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो कि क्या है, दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक रिलेशन ओबे कर रहे हैं। क्या रिलेशन हमारे पास a + b = a - b। तो हम इसका रिलेशन पुट कर लेते हैं। पहले हमने ये रिलेशन मेंशन कर लिया a + b और a - b ऐसे मेंशन कर लिया। अब इनके फार्मूलाज पुट करते हैं। तो हम पुट कर लेंगे a² + b² + 2ab cos of थीटा, 2ab cos of थीटा। और यहाँ पुट कर लेंगे a² + b² - 2ab cos of थीटा, -2ab cos of थीटा। देखें a² से a² और b² से b² कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो बन जाएगा 4ab cos of थीटा और = 0। तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, 0 के। तो थीटा = cos इनवर्स ऑफ 0 और cos इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के, जो कि ऑप्शन बी में आपको करेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला जा रहा है 5 equal forces of 10 Newton each are applied at a point and are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be। तो अगर एंगल भी बराबर है और फोर्सेस भी बराबर हैं, एंगल भी बराबर है और फोर्सेस भी बराबर हैं, तो उनके दरमियान रिजल्टेंट हमेशा 0 डिग्री बनेगा। हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई 5 इक्वल फोर्सेस हैं, फोर्स भी इक्वल हैं, तो हमारे पास 5 फोर्सेस हैं, 5 इक्वल फोर्सेस हैं और कितनी है 10 न्यूटन है। वो किसी एक पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं और वो एक ही प्लेन के अंदर है, सारे एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है। और एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। तो एंगल कितना होगा, देखिए हमें मालूम है कि टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। और क्योंकि हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, हमारे पास है 5 वेक्टर्स, तो उनको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हर एक का एंगल कितना होगा 72 डिग्री। तो एंगल भी हर किसी का इक्वल है और हर किसी की फोर्स भी इक्वल है। तो जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स will be 0। their resultant force will be 0। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन ए। किसी एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे होंगे तो आपने ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला जा रहा है the sum of two forces acting on a point is 16 Newton if the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force then the forces are। तो देखें आपको दो फोर्सेस बताएंगे, दो फोर्सेस का हमने नाम रख लिया, एक का नाम रख लिया F1 और एक का नाम रख लिया F2। इन दोनों का हमने सम निकाला और सम हमारे पास कितना है 16 न्यूटन है। तो बताया कि रिजल्टेंट फोर्स जो इससे आई हमारे पास कितनी है 8 न्यूटन है और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मिनिमम फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो देखिए मिनिमम फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम फोर्स हमने बोल दिया लेट से F1 है, तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा 16 - F1 के, 16 - F1 के, मेरे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से जो मैंने कंसीडर कर ली फोर्स, तो मेरे पास कौन सी है, मिनिमम फोर्स, वो है F1। तो मेरे पास आ गया F1 वेक्टर। इसके बाद बोला जा रहा है जो F1 वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है। तो मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर लिया और परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने किसके ऊपर ड्रॉ किया, मैंने मिनिमम फोर्स के ऊपर ड्रॉ कर लिया। मिनिमम फोर्स मेरे पास कौन सी है, F1 फोर्स मिनिमम फोर्स है। इसके ऊपर मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया और वो मेरे पास कितना है 8 न्यूटन मौजूद है। 8 न्यूटन मौजूद है। अभी इसको मैंने इससे ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। मेरे पास ये कौन सा होगा, ये मेरे पास हो जाएगी F2 फोर्स, मेरे पास हो गई F2 फोर्स। तो F2 और F1 और F2 को मैंने ऐड अप करके रिजल्टेंट फोर्स बना ली हुई। तो अभी देखिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। F2 की वैल्यू क्या हमारे पास 16 - F1 है। तो देखिए मैं इसमें अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बन जाएगा F2
F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास ये आ गया बेस का स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। अब F2 के मैंने लिख लिया 16 माइनस F1 उसका स्क्वायर कर दिया, F1 स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर आ गया 64। इसकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 16 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा अराउंड, 16 का स्क्वायर मेरे पास आ गया, तो मैंने 16 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर आ गया 256 इसका आंसर आ गया। मैंने इसको फॉर्मूला अप्लाई किया इसके अंदर 2ab वाला, तो ये बन जाएगा 32f1 और ये बन गया F1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस 64, F1 स्क्वायर प्लस 64। अच्छा, अब इसकी मजीद सिम्प्लीफिकेशन हम करते हैं। मजीद सिम्प्लीफिकेशन क्या करेंगे, तो देखिए इसको अब आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं और फर्दर इसकी कैलकुलेशन में अब हमने हमारे पास जो F1 है वो मुझे देखें कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो F1 को मैं कैंसिल आउट कर लूंगा, F1 स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, F1 स्क्वायर को मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म है उसको मैं शफलिंग करके सॉल्व करता हूँ। 32 को इधर भेज देता हूँ, 256 के साथ मैंने माइनस करा लिया, इसके साथ 64 इज इक्वल्स टू 32f1। तो जब मैंने 256 को माइनस करा 64 से तो मेरा आंसर आ गया 192, तो 32f1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 192। अब मैंने F1 कैलकुलेट करना है तो 192 में से 32 को डिवाइड कर दिया, तो F1 मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, F1 मेरे पास आ गया 6 न्यूटन। अब मुझे F2 कैलकुलेट करना है। F2 कैलकुलेट करने के लिए मैंने 16 माइनस F1 कर लिया, तो 16 में से मैंने क्या माइनस कर लिया, 6 कर लिया, तो F2 मेरे पास आ गया 10 न्यूटन। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरे पास दोनों वेक्टर्स क्या आ गए, एक मेरे पास आ गया 6 न्यूटन और एक मेरे पास आ गया 10 न्यूटन। तो ये ऑप्शन मुझे ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स F एंड F एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज F, यानी रिजल्टेंट भी F है, रिजल्टेंट भी हमारे पास F है और जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं वो भी सेम है, दोनों फोर्सेस भी मेरे पास सेम है, उनको मैंने F नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू फोर्स कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसके लिए हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 cos ऑफ थीटा। तो R के मैंने पुट कर लिया F स्क्वायर, इधर भी F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। अब देखें ये हो जाएगा F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस F स्क्वायर डिवाइड बाई 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। अब देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो cos थीटा है, cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, -1/2 के बराबर आ रहा है। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, और cos इनवर्स ऑफ -1/2 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के 120 डिग्री के, जो ऑप्शन ए में डी में आपको करेक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बोला जा रहा है, अ बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ साइज 400 मीटर एंड 300 मीटर। अब हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की विड्थ और लेंथ बता दिए, तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया और हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया और ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास विड्थ और लेंथ गिवन है। तो ये 400 एक साइड की वैल्यू बता दी और एक हमें 300 की वैल्यू बता दी, ठीक है। अब जो है मैं इस रेक्टेंगुलर का ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ ताकि हमें बात क्लियर हो जाए। तो हमें आगे क्या बोला जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन कॉर्नर, लेट से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टू द अदर कॉर्नर डायगोनली ऑपोजिट, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, एक तरीके से ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हमें बोला जा रहा है ही हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। तो डिस्टेंस हमें सिंपल हमने एडिशन करनी होती है, स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसमें एडिशन करके चेक कर लेते हैं। 400 में हमने ऐड कर लिया कितना, 300 मीटर, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 700 मीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं है, इसको हम ऑप्शन में कट कर देंगे। इस डिस्प्लेसमेंट इज 700 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम रिजल्टेंट हमें नजर आ रहा है, तो रिजल्टेंट कर लेंगे। और रिजल्टेंट कैसे करेंगे, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं तो इसके अंदर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वरना फिर ऊपर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो इसकी फर्दर सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें 100 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा, इसको हम जो सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर मैंने कर लिया तो बन गया 16 और 1 2 3 4 और ये मेरे पास आ गया 9 1 2 3 4। सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि रूट तो हम लगा रहे हैं, तो आर के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा देते हैं, आर के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा दिया। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, अब इनके हमने एडिशन करी तो बन गया 25
1 2 3 4, और जब मैं इसका रूट कैलकुलेट करूंगा तो बन जाएगा 500 मीटर। 500 मीटर यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना है 500 मीटर, 700 नहीं है, तो इसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया। 700 वाले को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 500 वाला सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे ये वाली नजर आ रही है, तो इसमें इस वाले आंसर को हमने सही मार्क कर लिया और ये वाला आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर सही आ रहा है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है हिज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक। हमें बोला जा रहा है कि बॉय इज वॉक यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स। तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, बट इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इस पॉइंट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो मेरे लिहाज से इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। 400 मीटर तक तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, पर जब ये डायरेक्शन चेंज करेगा 300 मीटर के लिए तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मे बी इसमें जो है इन्होंने सिर्फ हाफ केस के लिए बताया होगा, तो हम इस स्टेटमेंट को भी इनकरेक्ट मान लेते हैं, और इसमें जो हमारी यानी ये वाले स्टेटमेंट में करेक्ट मान लेते हैं, और हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन बी। इसका आंसर 700 नहीं बल्कि 500 मीटर्स आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। यानी इनमें से कौन सी ऐसा पेयर ऑफ फोर्स है जो कि हमें 2 न्यूटन क्या रिजल्टेंट नहीं दे पाएगा। तो देखें हम इनको इंडिविजुअल चेक करेंगे और हम चेक करेंगे रिजल्टेंट और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो इन बिटवीन 2 न्यूटन के दरमियान में आ रही है तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो इनके दरमियान आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम ये बोलेंगे कि भाई ये वाला जो वेक्टर्स हैं ये 2 न्यूटन फोर्स रिजल्टेंट नहीं दे पाएंगे। तो देखें इसको एक हम चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए हमने चेक किया, ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालूँ तो 2 + 2 कर लूँगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4 न्यूटन, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास 2 - 2 यानी 0 न्यूटन आ जाएगी। तो 0 न्यूटन आ जाएगी, तो मेरा आंसर किसके दरमियान आ रहा है, 0 एंड 2 न्यूटन के दरमियान, यानी हमारा आंसर 2 न्यूटन आ सकता है। इसमें हमारा आंसर 2 न्यूटन आ सकता है, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी भी आप इस तरह से कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, तो हमें ऑप्शन डी में से सही नजर आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ऑप्शन डी, एक 1 न्यूटन और एक है 4 न्यूटन। अगर मैं इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करता हूँ तो 1 + 4 जो क्या आ जाएगा 5 न्यूटन, और अगर मैं इनका मिनिमम कैलकुलेट करता हूँ तो इनमें माइनस कर लूँगा, 4 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 3 न्यूटन। तो इस बार जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके दरमियान आ रहा है, 5 और 3 न्यूटन के दरमियान में आ रहा है। 2 न्यूटन आंसर इसमें नहीं आ रहा। 2 न्यूटन आंसर नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे ये वाला पेयर जो है फोर्स का विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 Newton acting at an angle theta such that the resultant is R. If the first force is now increased to 6 Newton, then the resultant become 2R. तो एंगल बताना है कि क्या होगा। तो सिनेरियो इस तरह से कि हमारे पास 2 फोर्सेस हमें बताई हैं, 2 फोर्सेस हमें बताई हैं, और 2 फोर्सेस कितनी बताई हैं, 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन बता दिए, और उनका रिजल्टेंट कितना बताया, R बताया। तो हमें ये कंडीशन बताया जा रहा है। अब हमें कंडीशन ये बताई जा रही है कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 6 न्यूटन हो गई, और रिजल्टेंट भी डबल हो गया। तो अब एंगल कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे एक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन की मदद से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारे पास देखिए पहले हमने बोल दिया कि हमारे पास पहली जो फोर्स है उसका नाम मैंने रख लिया F1। कितनी गिवन है, 3 न्यूटन गिवन है। दूसरी फोर्स मेरे पास कितनी है, वो मेरे पास 2 न्यूटन गिवन है, और उनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, R के बराबर। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगा, मेरे पास क्या आ गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 के मैंने पुट कर लिया 3 स्क्वायर, इधर आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। तो R स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया 9, ये हो गया 4, और ये हो गया 4 से 12 इंटू cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास R स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 13 + 12 इंटू cos ऑफ थीटा, 13 + 12 इंटू cos ऑफ थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि हमारी फोर्स, अब जो न्यू फोर्स है जिसको मैं F1 डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितनी हो गई, 6 न्यूटन हो गई। फर्स्ट फोर्स इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, फर्स्ट फोर्स इंक्रीज हो गई मेरे पास, कितनी हो गई है भाई, 6 न्यूटन हो गई। सेकंड फोर्स तो सेम है, सेकंड फोर्स में कोई तब्दीली नहीं आई, तो सेकंड फोर्स का अपने F2 ही नाम रखना है। F2 2 न्यूटन है। अब मेरा रिजल्टेंट इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2R हो गया। रिजल्टेंट इंक्रीज हो कितना हो गया, 2R हो गया। अब मैं फर्दर कैलकुलेशन करता हूँ, तो फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए मैंने डायरेक्ट इसी रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, यानी 2R का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा। अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 4R स्क्वायर विल बी 36 प्लस 4 इंटू 4 6 24 इंटू cos ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा 4R स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 40 प्लस 24 इंटू cos ऑफ थीटा, 24 इंटू cos ऑफ थीटा। अब इसकी अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो देखें क्या होगा। अब देखें एक तरीके का ये था कि आप R की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही मेथड मुझे सही लग रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को ही फर्दर सॉल्व करते हैं, और जहाँ पर मुझे
तो इसके अंदर आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा, ये मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, इंटू 40 प्लस 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए अगर फर्दर करते हैं तो मैंने मल्टीप्लाई कर लेना है, मैंने मल्टीप्लाई करना है किसको, 13 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किसके साथ, 4 के साथ। 13 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आ रहा है 52, आंसर आ गया 52। और मैंने 4 को 12 से कर लिया, 4 को 12 से किया तो ये हो गया 48, 48 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 40 प्लस 24 कॉस ऑफ थीटा। हमने सब्ट्रैक्शन कर लेनी है, तो 48 कॉस ऑफ थीटा माइनस 24 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 40 माइनस 52, 40 माइनस 52। तो 48 में से 24 मैंने माइनस कर लिया तो मेरे पास आ गया 24, 24 कॉस ऑफ थीटा, 24 कॉस ऑफ थीटा, और इसका आंसर आ गया मेरे पास माइनस 12। तो कॉस थीटा मेरे पास किसके बराबर हो गया, माइनस 12 डिवाइड बाई 24। इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया तो 1 डिवाइड बाई 2। तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा मेरे पास आ गया माइनस 1/2। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, और ये मुझे मालूम है किसके बराबर होता है, ये माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 बराबर होता है 120 डिग्री के, 120 डिग्री के, 120 डिग्री के। तो इसमें हमें एंगल मालूम करना था, तो एंगल मालूम हो गया कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला जा रहा है कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है या नहीं जीरो हो सकता है। तो देखें अगर दो वेक्टर्स क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट इन डायरेक्शंस हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, कब जीरो हो सकता है, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सिमिलर हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये सेंस नहीं आएगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन कर देते हैं इसे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बोला जा रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ n फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज जीरो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n विल बी। तो हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, उनका मैग्नीट्यूड सिमिलर है, मैग्नीट्यूड क्या है, सिमिलर है, और किसी एक पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर्स की कितनी जरूरत होगी अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो करना है तो हमारे पास दो फोर्सेस हो, उनका मैग्नीट्यूड भी सिमिलर हो और ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है अनटिल अनलेस उनका मैग्नीट्यूड सिमिलर है, जैसे हमें बताया। क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें सिमिलर बता रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी जीरो है, तो कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, मिनिमम दो फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी अगर उनका मैग्नीट्यूड सिमिलर है। अगर मैग्नीट्यूड सिमिलर नहीं है तो फिर तीन फोर्सेस के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट जीरो यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो फिर आगे आएगा तो उसके हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या बोला जा रहा है, द कंपोनेंट, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 डाइम्स आर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने मालूम करने हैं, तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखो ये आपको रिजल्टेंट बता दिए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होगा, पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होगा, आपको रिजल्टेंट बता दिया। रिजल्टेंट डाइम बेसिकली यूनिट ऑफ फोर्स, तो हमें रिजल्टेंट बता दिए। तो हम देखें अगर पहला ऑप्शन को हम देखें तो इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मुझे मालूम है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, मेरे पास रिजल्टेंट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी को अगर हम अप्लाई करते हैं, बाकी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल नहीं होगा। यानी यहाँ पर देखें 25 और 25 फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब है हमारा यही इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे 3 और 4। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर 2.5 और 25 का स्क्वायर करूंगा तो जाहिर सी बात है तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 1 और 2 का देखें चेक कर लेते हैं, 1 और 2 का चेक कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 हो जाएगा। तो 25 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये इसके कंपोनेंट नहीं हो सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 25 आ रहा है, तो ये इसका कंपोनेंट नहीं हो सकता। बाकी आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो इसमें कौन सारे ऑप्शन जो है बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ particle at an angle of theta to each other. Theta can be at any value. The minimum magnitude of the resultant. तो minimum magnitude of the resultant कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, तो आपके पास फोर्स गिवन है उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कर लेना है मिनिमम उसी वक्त आएगा जब ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो मिनिमम के लिए आप हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 में से हमने 5 न्यूटन माइनस कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 न्यूटन आ गया। ये मैंने मालूम कर लिया मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि मेरे पास कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ 4 and 3 are dying एक्ट ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स कैन ओनली बी। तो देखें आपको क्या मालूम करना है कि इन बिटवीन किन के दरमियान हमारा जो है ये रिजल्टेंट फोर्स आ सकती है। तो जब भी इन बिटवीन कैलकुलेट करना होगा तो आप मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास जो फोर्सेस हैं उनको जब आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उन्हें एड अप कर लेना है। हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 4 और 3 गिवन है, तो यानी मेरे पास मैक्सिमम कितना आ गया, 7 9 आ गया, 7 9 आ गया। और मिनिमम में आप क्या करोगे, मिनिमम में आपने क्या करना है, माइनस कर लेना, माइनस कर लेना।
माइनस कर लेना, यानी 4 में से आपने 3 माइनस कर लिया तो आपके पास आ गया 1 9 आ गया, ये मेरे पास आ गया मिनिमम। तो इन बिटवीन अगर आप चेक करें तो हमारा आंसर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इन बिटवीन किसके दरमियान में आ रही है, 1 एंड 7 9 के दरमियान में आ रही है, 1 और 7 9 के दरमियान में आ रही है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बोला जा रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज डबल, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस is double of either of the force, the angle between them, the resultant of two equal force बोला जा रहा है, दो इक्वल फोर्स है, यानी F1 और F2 की वैल्यू अपने बराबर रख ली, बराबर जिसको हमने F बोल दिया, is double of the either of the force। तो अब हमारे पास क्या है, वो डबल है, किसी एक के भी डबल है, तो हमने रिजल्टेंट को क्या बराबर रख दिया, 2F के बराबर रख लिया, क्योंकि F1 और F2 की वैल्यू सिमिलर है। अब आपने सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, अब सिंपल आपने एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल वही लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया 4F स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बन जाए, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर, और मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया 2F स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब मैंने इनको कैंसिल आउट कर लिया, तो मेरे पास कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या बोला जा रहा है, टू फोर्सेस आर such that the sum of their magnitude is 18 Newton and the resultant is perpendicular to the smaller force and the magnitude of the resultant is 12 Newton। तो पहले तो इतना लिख लेते हैं, तो हमें पहली कंडीशन के अंदर बताया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, और दो फोर्सेस किसके बराबर हैं, 18 न्यूटन के बराबर है, 18 न्यूटन के बराबर है। उसके बाद बोला जाए रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, तो स्मॉलर फोर्स लेट से कंसीडर कर लेते हैं F1। स्मॉलर फोर्स हमारे पास कौन सी है, स्मॉलर फोर्स हमारे पास आ गई F1। तो F2 किसके बराबर हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस F1 के। तो हमें क्या मालूम करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट में हमें बताइए कि 12 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन भी बता दिया, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बताना है। सबसे पहले हम वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, हमारे पास स्मॉलेस्ट वेक्टर आ गया, जो हमारे पास कौन सा है, F1 है। उसके बाद हमें बताया कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, स्मॉलेस्ट के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट के परपेंडिकुलर आ गया, ये मैंने अपने क्या लिख लिया, रिजल्टेंट लिख लिया। अब मैंने वेक्टर को ज्वाइन कर लेता हूँ, इस वेक्टर को मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे पास आ गया F2 वेक्टर, ये मेरे पास आ गया F2 वेक्टर, और F2 मेरे पास कितना गिवन है, F2 मेरे पास बराबर है 18 माइनस F1 के बराबर है, 18 माइनस F1 के बराबर है। अब देखें यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, एंगल मालूम नहीं करना है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मालूम करनी है। तो देखें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा कि मेरे पास F2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के, तो F2 के मैंने पुट कर लिया 18 माइनस F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर एज इट इज, और मेरे पास आ गया 12 स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर मैंने कर लिया, और 18 का स्क्वायर का मेरा आंसर आ गया 18 का, अच्छा ये मेरे पास आ गया 18 माइनस F। अब मैं 18 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ गया 324, और ये मेरे पास आ गया, जब मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरे पास आ गया 36 F1, और ये मेरे पास आ गया F1 स्क्वायर, और ये बन गया F1 स्क्वायर प्लस 144। अब मैंने क्या करना है, F1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसिल आउट कर लेना है, और फर्दर सिम्प्लीफिकेशन करनी है, यानी 324 में से मैंने 144 माइनस किए, और इस जगह 36 F1 आ गया। अब 324 में से जब मैंने माइनस किए 144, तो मेरा आंसर आ गया 180 इज इक्वल टू 36 F1। अब F1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 180 में से क्या माइनस कर लेना, मैंने 36 माइनस करना है, 36 मैंने माइनस किया, तो F1 मेरे पास कितना आ गया, डिवाइड किया 180 में मैंने 36 डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। अब मेरे पास F1 तो आ गया, मैंने F2 कैलकुलेट करना है, तो F2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 18 में से F1 को माइनस कर देंगे। तो 18 में से हमने F1 माइनस किया, यानी 5 माइनस कर दिया, तो F2 मेरे पास आ गया कितना, 13 न्यूटन आ गया, 13 न्यूटन। तो हमारा आंसर, दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस का आंसर कितना आ रहा है, 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आ रहा है, 13 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम कंडीशन है तकरीबन, और इसके अंदर आपको क्या मालूम करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन इज डबल ऑफ द अदर, यानी हमें बोला जा रहा है कि लेट्स से F1 जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ F2 है, और इस परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स ऑफ द टू। तो हमें क्या मालूम करना है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस कैलकुलेट करना है।
तो लेट से हमने उसी तरह हमने बना लिया और हमें बताया जा रहा है कि रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के। तो स्मॉलर फोर्स कौन सी होगी, F2 हो जाएगी। F2 हमारे पास स्मॉलर फोर्स है, F2 हमारे पास कौन सी है, स्मॉलर फोर्स कहलाएगी, क्योंकि मैंने F1 को 2 टाइम्स ऑफ F2 बोल दिया। अभी मैंने क्या बना लिया, मैंने बना लिया अपना रिजल्टेंट, जो कि मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर है किसके, स्मॉलर फोर्स के, परपेंडिकुलर है किसके, स्मॉलर फोर्स के। मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट आ गया। अब मेरे पास ये दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, F1 आ जाएगा। दूसरा वेक्टर मेरे पास आ गया F1। बेसिकली मैंने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ये वाला एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मुझे क्या क्या पैरामीटर गिवन है। तो इसको मैंने बोल दिया बेस, इसको मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर। मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो यहाँ पर कॉस थीटा वाला फंक्शन ही फुलफिल लग रहा है, तो कॉस थीटा ही अप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास है F2 और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, F1। F2 ये F2 पुट कर लिया और F1 ये पुट कर लिया, 2F1 और 2F2 से F2 कैंसिल आउट हो गया। तो cos थीटा बराबर हो गया, cos थीटा बराबर हो गया किसके, 1/2 के। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, cos इनवर्स ऑफ 1/2 बराबर हो गया 60 डिग्री के। अगेन वही टेक्निक अप्लाई करने के, ये जो एंगल है हमने मालूम किया बिटवीन टेल एंड हेड ऑफ अ वेक्टर, टेल एंड हेड ऑफ अ वेक्टर। हमें क्या मालूम करना है, बिटवीन टेल्स एंड टेल के दरमियान। तो इसको लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे और इस वाले एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करेंगे। इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एंगल का मैंने नाम रख लिया अल्फा, और अल्फा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 180 में से थीटा को माइनस कर देना। ये आपका एंगल थीटा है, ये आपका एंगल थीटा है। 180 में से आपने थीटा माइनस किया, यानी 180 में से आपने क्या माइनस कर लिया, 60 डिग्री माइनस कर लिया। आपका आंसर आ गया कितना, 180 में से आपने 60 डिग्री माइनस कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री, आपका आंसर आ गया 120 डिग्री, चूंकि इसका राइट आंसर बन जाएगा 120 डिग्री, इसका राइट आंसर बन जाएगा। Question number 27, the vector sum of two force is perpendicular to their vector difference in that case। यानी आपको बोला जा रहा है कि वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर बोला यानी इसके दरमियान एंगल कितना है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स को लिखेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस को हम लिख लेंगे A माइनस B, और ये हमें क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों हमारे पास इस तरह है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो फोर्सेस मालूम करनी है, तो हम A और B से कर लेते हैं। चलें, अभी हमने A और B मेंशन कर लिया, तो हमें मालूम है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और cos 90 हो जाएगा 0। तो हम इनका क्या कर लेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे हमें मालूम कर सकते हैं कि फोर्स क्या इक्वल है या अनइक्वल है, या उनकी वैल्यू क्या आ रही है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो केस में फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे A स्क्वायर किसका नजर आ रहा है, B स्क्वायर का नजर आ रहा है, यानी दोनों फोर्सेस क्या हैं, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम बोलेंगे द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, द फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बोला जा रहा है which of the following set of congruent forces may be in equilibrium, may be in equilibrium, may be in equilibrium। तो अगर हमारे पास क्या है, ये फोर्सेस गिवन है और वो क्या है, किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है, तो उनका वेक्टर सम, तो देयर वेक्टर सम मस्ट बी 0। उनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में उन तीनों फोर्स जो हमें गिवन है F1 F2 F3, उनका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। और यहाँ पर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम ये कहता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, हमें बोलता है द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थर्ड साइड। यानी हमारे पास लेट से लिख लेते हैं ऐसे, अगर F1 और F2 हमारे पास दो साइड है, तो वो क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो वहां पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सम जो है वो 0 होगा, वेक्टर सम 0 होगा। तो हम इसको कहीं अप्लाई करके चेक करते हैं, जैसे हमारे पास अभी कौन से वाले ऑप्शन में अप्लाई करते हैं, ऑप्शन ए में अगर अप्लाई करें, ऑप्शन ए के अंदर अप्लाई करें, तो हमारे पास देखें क्या, F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास 3 न्यूटन है, F2 हमारे पास कितना है, 5 न्यूटन है, और F3 हमारे पास है 6 न्यूटन। F1 F2 अगर मैं ऐड करता हूँ, यानी 3 और 5 को मैंने ऐड किया, वो ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है किसके दरमियान, 6 से ग्रेटर आ रहा है। हाँ, इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी ये जो कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस हैं, इनका वेक्टर सम जो है वो 0 होगा, और ये जो है, ये सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, ये सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा, इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी। इसी एक को और चेक कर लेते हैं, जैसे ऑप्शन डी को अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, एक फोर्स है 3,
और एक फोर्स हमारे पास 5 विच मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 9 न्यूटन। तो ऐसा नहीं नजर आ रहा हमें, लेस देन नजर आ रहा है 9 न्यूटन से, लेस देन नजर आ रहा है 9 न्यूटन से, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं है ये फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ वन ऑफ द टू फोर्स इज डबल द अदर एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स। यानी वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि एक फोर्स जो है वो दूसरे के डबल है, यानी F1 को हमने बोल दिया कि वो क्या है 2F2 के बराबर है, 2F2 के बराबर है, और रिजल्टेंट भी जो है वो किसके बराबर है, F1 के बराबर है। या रिजल्टेंट को हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख लें, 2F2 के बराबर है, वो भी 2F2 के बराबर है। तो एंगल किसके बराबर होगा ये हमें मालूम करना है, तो इसके लिए हम दोबारा से लॉ ऑफ कोसाइन, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखें F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2F2 स्क्वायर 2F2 स्क्वायर और F2 के ऊपर F2 ही रहने देंगे, F2 के ऊपर F2 ही रहने देंगे, F2 स्क्वायर आगे हमने क्या करना है, आगे हमने 2F1 के ऊपर क्या पुट कर देना है, 2F2 पुट कर देना है, 2F2 पुट करना है और F2 के ऊपर F2 ही रहने देना है इनटू cos ऑफ थीटा। आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये F2 स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस में, और ये बन जाएगा 4F2 स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा, अब देखें F2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास cos थीटा किसके बराबर आ गया, -1/4 के, -1/4 के। तो ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ -1/4 इज इक्वल्स टू थीटा, और यही वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन डी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बोला जा रहा है, टू फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। कोई दो फोर्सेस आपके पास और वो जो है वो किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं, और एक फोर्स का आपने नाम रख लिया 12 न्यूटन और दूसरी फोर्स का आपने नाम रख लिया 8 न्यूटन। ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं और ये आपको बोला जा रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ बॉडी एज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आप कैसे निकालेंगे, जब दोनों फोर्स आपस में पैरेलल होंगे यानी F1 प्लस F2 करेंगे, F1 प्लस F2 यानी 12 में आपने 8 ऐड कर दिए और 12 में आपने 8 ऐड किया तो हो गया 20 न्यूटन, या गया 20 न्यूटन। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ बॉडी हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 न्यूटन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या बोला जा रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F इज 2F, यानी दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें सेम बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड को लेट से हमने F बोल दिया, और जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो किसके बराबर है, 2F के बराबर है। तो हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे पुट कर लिया हमने 2F स्क्वायर और यहाँ पर आ गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा 4F स्क्वायर और ये बन गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। इनको मैंने माइनस कर लिया तो बन गया 2F स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड में लेकर आ गया तो 2F स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, cos थीटा बराबर हो गया 1 के, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1, और cos इनवर्स ऑफ 1 मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस किया मैंने, cos इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री के बराबर है, तो इसमें 90 डिग्री तो ऑप्शन में मेंशन नहीं हुआ होगा, इसमें 90 डिग्री होना चाहिए था ऑप्शन, इसको हम कट करके 90 डिग्री लिख देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F इज इक्वल्स टू 2F, यानी रिजल्ट हमारे पास 2F है और जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो F गिवन है, तो एंगल हमें बताना है, एंगल बिटवीन देम, और एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, R के जब हमने पुट कर लिया 2F का स्क्वायर तो बन गया 4F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर हो गया, तो 2F स्क्वायर आ जाएगा जब सेपरेट होगा, और डिवाइड बाय 2F स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2F स्क्वायर आएगा, और cos इनवर्स ऑफ 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री आपने लिख लिया, 90 डिग्री 0 डिग्री हमने पुट कर लिया 90 डिग्री, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बोला जा रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स आल्सो अ यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, सम ऑफ दो यूनिट वेक्टर्स। तो पहले हम वेक्टर्स ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास वेक्टर A और B दो वेक्टर्स हैं, तो इनके यूनिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, उनके वेक्टर्स हमने यूनिट वेक्टर A कैप और B कैप लिख लिया। तो बोला जा रहा है कि दो वेक्टर्स का जो सम है वो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो देखिए हमारे पास जो सिंगल यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, जो दूसरा वेक्टर होगा उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जब इनका हम सम करेंगे तो उसका आंसर भी हमें 1 गिवन है। ऑल्सो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें एंगल मालूम होना चाहिए, जो कि अभी इस वक्त नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर प्लस 2
मॉडुलस ए मॉडुलस बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इधर आ गया 1, इधर भी आ गया 1 स्क्वायर, इधर भी आ गया 1 स्क्वायर, स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ गया 2 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 2 + 2 कॉस ऑफ थीटा। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1 डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो मेरे पास ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1/2 मिल गई, -1/2 मिल गई। अब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ, यानी इस तरह से मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर -2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसकी फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आएगा माइनस, और आ गया माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपने निकाली है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 पुट कर लेंगे। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने कैंसिल आउट कर लिया, और यहाँ पास स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ पर आ गया 2 + 1 -1 हो गया, अब -1 माइनस प्लस हो गया 3, और अब मैंने इसका रूट ले लिया, अब मैंने इसका रूट निकाल लिया, तो मेरे पास डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस मेरे पास कम आउट क्या आ गया, यानी अगर मैं इसको फर्दर लिख दूँ तो मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, और वो किसके बराबर आ रहा है, √3 के बराबर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा।